नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पर भारत का शिकंजा कस चुका है। उसका प्रत्यर्पण हो चुका है। भारत के रास्ते पर है। भारत लाते ही एनआईए तहव्वुर राणा को गिरफ्तार करेगी। अब आतंकी तहव्वुर हमले के मामले में एक एक गुनाह कबूलेगा और आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान और आईएसआई की पोल भी खोलेगा कि इनके बीच ये साठगांठ है कैसे। यही वजह है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के साथ ही पाकिस्तान फिर से बेनकाब हो गया है। बेचैनी बढ़ गई है। ट्रेंड करने लगा है पाकिस्तान में कि अगला नंबर अब किसका है। पाकिस्तान में तहव्वुर से पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की है और कहा है कि वो तो कनाडा का नागरिक है क्योंकि उसके 2 दशक से पाकिस्तानी दस्तावेज रिन्यू नहीं हुए। सवाल है कि क्या कसाब के बाद तहव्वुर के गुनाहों का हिसाब होगा। अगला नंबर क्या हाफिज सईद का है। आज इसी मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच लाइव डिबेट। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये बात भले ही मोदी विरोधियों को जुमला लगती हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जो ठान लेते हैं वो करके भी दम लेते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण। अब करीब 17 साल बाद 26/11 मुंबई हमलों के एक और दहशतगर्द का हिसाब होगा। आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि यह संकल्प है। यह भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। यह उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। अब एनआईए मुंबई हमले के इस दहशतगर्द का हिसाब पूरा करेगी और 17 साल बाद पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। मुंबई हमले के पीड़ितों ने भी फांसी की मांग की है। इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है कि तहव्वुर राणा को फाइनली भारत लाया जा रहा है। तो इस बात से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि उसे लाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिले उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और तहव्वुर राणा को सिर्फ फांसी की सजा हो और जो पाकिस्तान में आज भी आतंकवाद छुप के बैठे उसका फेस सामने आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे टीम के लिए, एनआईए टीम के लिए। इसलिए मैं सर्वप्रथम उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। और तहव्वुर राणा जो प्लॉटर मास्टरमाइंड इस 26/11 के अटैक का है, तो उसको यहाँ लाके उसके ऊपर जब मुकदमा चलेगा तो डेफिनेटली जो सबूत हमारे पास है वो हम पेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको मिलने की हम उम्मीद करेंगे। तहव्वुर राणा को लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन अधिकतर पार्टियों ने दहशतगर्द तहव्वुर को भारत लाने का स्वागत किया है। जो भी अपराधी इस दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वह सब हर हालत में सजा उनको मिलेगी। और तहव्वुर राणा को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जिन्होंने भी इस साजिश में अगर कोई भारतीय एंगल है तो वह भी पता चलेगा। मेरा मानना है कि लॉन्ग ओवरड्यू था, बेहद स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि फिक्स तो करना होगा। ये देश भूला नहीं वो जो बर्बर हिंसा हमने देखी। तो मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि वेलकम स्टेप है। खुशी की बात यह है कि यह एक्सट्रेडिशन जो हुआ है वह एक मैसेज देगा बाकी सभी टेररिस्ट को कि तुम कहीं अटैक करोगे और कहीं जाकर के शेल्टर लोगे तो तुम ये जरूरी नहीं कि तुम उस कंट्री में रह जाओ। यहाँ आकर के या जिस देश पर भी तुम हमला किए हो वहां जाकर के तुमको न्याय का सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों ने होटल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन पर हमला किया। अजमल कसाब समेत लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई में हमला किया था। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। 4 दिन तक चले इस हमले में 174 लोगों की जान गई, 9 आतंकवादी भी मारे गए। आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा गया। साल 2009 में हेडली और तहव्वुर राणा का नाम इस हमले में आया।
तहव्वुर राणा ही वो आतंकी था जिसने इस हमले की पूरी साजिश रची थी। साल 2012 में आतंकी अजमल कसाब को फांसी हुई थी। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान डरा और घबराया दिखा। पाकिस्तान On the Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. आ चुका मुंबई हमले का दहशतगर्द तहव्वुर राणा पाकिस्तान की पोल भी खोलेगा और आतंकिस्तान को बेनकाब भी करेगा। पाकिस्तान डरा है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि तहव्वुर राणा तो झांकी है, अभी भारत के दुश्मन बाकी आतंकियों का हिसाब बाकी है, जिसमें हाफिज सईद जो 2008 में हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, भारत में कई आतंकी हमलों का साजिश करता है, लश्कर का सरगना है, $10 मिलियन का इनाम भी है। आतंकी मसूद अजहर जो जैश-ए मोहम्मद का सरगना है, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है, 2001 संसद हमले का साजिश करता है, उरी पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम जो 1993 बम धमाकों का आरोपी है और पाकिस्तान में छिपा बैठा है। तहव्वुर राणा के भारत आने से संदेश पाकिस्तान को भी है कि आखिर कभी को ना छोड़ेगा, ना ही माफ करेगा, पाताल से भी खोज कर निकालेगा। अब सवाल है क्या आतंकी तहव्वुर राणा का कसाब जैसा ही हिसाब होगा? सवाल यह भी है कि शिकंजे में तहव्वुर राणा अगला नंबर क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर का है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आप सोचिए तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो चुका है, पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है कि भाई अगला नंबर किसका है, यह आज का हिंदुस्तान है, छोड़ेगा नहीं। हाफिज सईद कहां बैठा है अपने दिन गिन ले। चलिए मैं आपका पहले परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ेंगी। मेजर जनरल के सिन्हा जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आरजू काजमी जी पाकिस्तान के पत्रकार है, राधा मुबीन अफजल पाकिस्तान के पत्रकार, डॉक्टर इरशाद अहमद खान है लीडर है पीएमएलएन के, और किरण भट्ट है पाकिस्तान की एक वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत इरशाद भाई आपसे करता हूं। बड़ा मुस्कुराता चेहरा है आपका, दिल में बहुत गम है, फिर भी छिपा रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। पाकिस्तान में खबर मिली है, ट्रेंड कर रहा है, तहव्वुर के बाद किसका नंबर है अगला? बहुत शुक्रिया। नंबर मुझे लगता है आप लोगों का अब आने वाला है क्योंकि देखिए ये जो नाम, ये जिस शख्स का जो भी ये दहशतगर्द है, पाकिस्तान में इस तरह का नाम कभी भी हम लोग नहीं रखते। पहले तो ये है। दूसरी बात ये, अगर ये दहशतगर्द है, आप इतना शोर डाल रहे हैं, आपको इसे मारने से किसने रोका है? भाई मार दो इसको। मैं अभी आपके चैनल पे बैठा था, मैंने कहा इसको रस्सी इसके गले में डालो, एयरपोर्ट से पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ इसकी लाश को, इसकी डेड बॉडी को, और इबरत का निशान बना दो उन दहशतगर्दों को जो दहशतगर्दी करते हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि दहशतगर्द का ना धर्म होता है ना इंसान होता है, वो जानवर होता है। मैं आपके चैनल पे मुसलसल एक ही बात करता हूँ। तो आपने पकड़ लिया, आपने नहीं पकड़ा, ये पकड़ा अमेरिकन एजेंसियों ने। सुनिए ना इरशाद भाई, एक बात कह दूं शुरू में, इरशाद भाई शुरू में एक बात कह दूं, प्रत्यर्पण को भीख नहीं कहते हैं। भीख वो होता है जो पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है ना, भीख उसको कहते हैं। और सुनिए, और भीख किसको कहते हैं, आरजू काजमी अभी परिभाषा बता देंगी। और आपने कहा ना कि मुसलसल आप कह रहे हैं कि उसके गले में रस्सी बांध कर ले आओ, तो मुसलसल एक बात सुन लीजिए, ये तालिबान नहीं है हिंदुस्तान। यहाँ संविधान के हिसाब से चीजें होती हैं, संविधान के हिसाब से संधियां, संविधान के हिसाब से प्रत्यर्पण, संविधान के हिसाब से लेकर आ रहे हैं, और संविधान के हिसाब से देश की अदालत में सुनवाई होगी, और संविधान के हिसाब से ही आपका तालिबान नहीं है, संविधान के हिसाब से उसका अंजाम तय होगा, जैसा कसाब का हुआ। तो तालिबान मत समझिए हिंदुस्तान को। आपके सवाल का पूरा जवाब तो देने दो यार। आप नहीं, मैं दे रहा हूं। हिंदुस्तान में बड़ा समाधान है और बड़ा अमन है, बड़ा अमान है। मुझे ये बताइए, मणिपुर में हजारों लोग मर रहे हैं, उनका ख्याल नहीं है आपको? आप मुसलसल एक दहशतगर्द को लेकर के 5 दिन से पूरे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब किया हुआ है आपने। आप पहले अपने लोगों का ख्याल करें, उनकी केयर करें। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, अपनी सरहदों की हिफाजत करें जहां से दहशतगर्द आपके अंदर जाते हैं। लेकिन तो आप फिल्मी सीन बनाते हैं, सलमान खान की फिल्म का सीन है कोई, जो आप इंशाल्लाह जल्दी सामने आ जाएगा, बरसरे आम होगा। लेकिन जो ये बाबिल और शोर है, ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने का एक तरीका है। अच्छा। थोड़ी देर में आप बोलेंगे जी ISI का एजेंट था, ये फौज का था, ने भेज दिया। यार भेज कैसे दिया आपके अंदर? एक कहावत है राधिका खेड़ा जी, एक कहावत है कि आपके मुल्क में, और कहावत सुनिए इरशाद भाई आप भी, आपके लोगों को नहीं सुन लीजिए कहावत, फिर राधिका खेड़ा आपको रिप्लाई कर रही है। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तो ISI का हमने नाम ही नहीं लिया, लेकिन ठीक है, मैं आऊं। 4 दिन से देख रहा हूं। अरे 4 दिन से क्या, 4 दिन से क्या, 47 साल से ISI अपने ख्वाब में पूरा नहीं हो पाई।
मैं कह रहा हूँ आपने नापाक ख्वाब में पिछले सन 47 से पूरा नहीं हो पाई आईएसआई, तो छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए उधर। हिंदुस्तान ने कितने ख्वाब पूरे कर लीजिए, कुछ नहीं 71 अकेले याद कर लीजिए, कुछ नहीं करगिल याद कर लीजिए अकेले। मैं हिंदुस्तान की आप बात सुने, दहशतगर्दी को 78 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, और दहशतगर्दी करवाता कौन है? वो आप जैसे लोग। देखें, ये मीडिया वार के थ्रू पाकिस्तान पे इल्जामबाजी किए जा रहे हैं। चलिए, नहीं ठीक है। राधिका खेड़ा, आपकी बेबसी पे 2 कहावतें हैं, एक तो चोर की दाढ़ी में तिनका, और एक कहावत है कि भाई चलनी भी हंसेगी क्या। राधिका खेड़ा को आवाज आ रही है मेरी? वो आपके झूठ में शामिल नहीं होना चाहती हैं, वो कह रही हैं कि आप झूठ बोल सकते हैं, आप बोलते रहिए। अच्छा, तो चलिए के सिन्हा जरा इन्हें आईना दिखाइए कि मतलब चलनी भी हंसेगी क्या आज के दिन में, ये हालत हो गई है। के सिन्हा साहब सच बोलिएगा आज आपको आपकी फौज की। जय हिंद राकेश जी। सुने इरशाद साहब, सलाम वालेकुम आपको। ये राकेश जी ने कहा कि चलनी तो बोले चलनी, हमारे तब कहते हैं उसमें 72 छेदें हैं, तो आपके अंदर कितनी छेदें हैं पाकिस्तान में, तो राकेश जी समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। देखिए राकेश जी, एक बड़ी चलती है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ऐसा कुछ था। ऐसे चीजें उठती है पाकिस्तान के हर कोने से आती हैं। दहशतगर्दी के अंदर में वो जिहाद ले चुका है, क्योंकि ट्रंप साहब भी कहते हैं जो जिहाद का वॉर इन्होंने छेड़ा है, दहशतगर्दी तो नहीं कहेंगे, टेररिज्म तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। इरशाद साहब सुनिए ना साहब सुने, थोड़ा सा सुने। ये जो आपका कैप्टन तबुर राना साहब है, हुसैन राना है, जो कि 9 साल आपके आर्मी में रहे हैं। सुने साहब सुने, जैसे आप कारगिल की लड़ाई मैंने खुद लड़ी है, जैसे आप अपने लोगों को छोड़ के भाग गए, आप कहते हैं कि उसके गले में डाल दो फंदा और उसको मार डालो। भैया, जब आपने उसको ISI ने, आपके डीप स्टेट ने, जो आपका जिसको आप कहते हैं ना कि आपका वो क्या है, सारे तंजीमें जो हैं वो आपकी इदारतें हैं, वो जब इसको यूज किया, ये तो 9 साल रहा ना आपकी फौज में, उसके बाद इसको आपने यूज किया, और वो एक अलमनाई है, वो मैं बताऊंगा कैसे आपका मिलिट्री कॉलेज में इसको भेजा था, कैसे इसका डेविड केवल हेडली का ये साथी है ना, सेम क्लासमेट्स हैं। उसके अलावा जो सेम मेजर इकबाल जो हैं ISI के, उसके क्लासमेट्स हैं, सैयद पासा मेजर उसके क्लासमेट हैं। ये जो इनकी जो गठजोड़ थी पूरे विश्व के अंदर में, जो आतंकवाद आपने फैलाया था, ठीक है, और डेविड केवल हेडली। नहीं, मैं इस पर आऊंगा। आज राधिका खेड़ा, पाकिस्तान कह रहा है कि 2 दशक से रिन्यू नहीं कराया। यहां पर इरशाद भाई बैठकर हंस रहे हैं। स्थिति भाई जो सवाल पहले पूछा था और के सिन्हा को भी टॉस किया था कि मतलब आज की डेट में बेशर्मी देखी कि चलनी भी इतने जोरदार तरीके से हंस रही। सभी को नमस्कार। आज 26/11 का खूनी मुहर्रा तहव्वुर राना भारत की धरती पर है। यह महज एक प्रत्यर्पण नहीं है, यह पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकवादी एजेंडा पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की एक और सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक तो इन पे लगातार हो रही है जो ये आतंक फैला रहे हैं, लेकिन ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, अरे बीच में मत बोलो, देखिए पता नहीं आप इन जाहिलों को क्यों ले आते हैं डिबेट में, क्यों आप इन जाहिलों को लेकर आते हैं जो बीच में तमीज भी नहीं है इनको की बात कर रही हैं, या अगर ऐसे करेंगे आप। नहीं, मैं आ रहा हूं। अरे इरशाद भाई, माना आपके पाकिस्तान में बहुत बेचैनी है, और राधिका जी जो आपको इंटरप्ट कर रहे थे, पाकिस्तान की PMLN के नेता हैं, तो पाकिस्तान की थोड़ी बेचैनी, थोड़ी बेसब्री बढ़ गई है। ऐसे नेता है तभी ऐसा हालात पाकिस्तान के हैं कि उनको प्रधानमंत्री की गाड़ियां तक बेचनी पड़ गई थी। पाकिस्तान के क्या हालात है पूरा विश्व जानता है। मोहताज बना दिया है वहां के लोगों को रोटी खाने के लिए भी। आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटीज तक बेचनी पड़ी थी। सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान के क्या हालात है। तो आंखें और यहाँ पे आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं। अपना देश संभालिए और उसको थोड़ा बेहतर करिए। लेकिन वापस आते, अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने यही कहा था कि हमला भारत में हो रहा और फैसला क्या अमेरिका लेगी। और उन्होंने तब भी कहा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इस आदमी को यहां लेकर आएंगे, इस दहशतगर्दी को यहां लेकर आएंगे। और आज आप देखिए क्या हुआ। आज आतंकवादी को भारत लाया जा रहा है, कानून घसीट कर, घमंड तोड़कर, पूरी दुनिया के सामने उसको यहाँ लेकर आया जा रहा है। अरे चुप रहो, सरकार है, अरे चुप। देखिए पता नहीं आप लोग
बुलाते अरे हैं। इरशाद भाई, इरशाद भाई, माना आपका मुल्क अराजक है, अपने मुल्क के 2-3 और मेहमान जुड़े हैं, उनसे थोड़ा सा सीख लीजिए भाई। आपसे डिबेट की शुरुआत की तो एक बार यहाँ की भी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता को सुन लीजिए, या फिर आपने तय कर रखा है कि इस पूरे दुनिया में अराजकता का सिर्फ एक जगह गढ़ है पाकिस्तान। तो रुक जाइए, मुझे नहीं अच्छा लगता है कहना कि मैं फलाने की आवाज डाउन करूं, अब करूं, नहीं अच्छा लगता है, बारी बारी से। 15 साल लगे लेकिन नरेंद्र मोदी जी झुके नहीं, थके नहीं। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार से भी राणा को छीन के लेकर आए हैं, और ये सिर्फ हिंदुस्तान कर सकता है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का हिंदुस्तान कर सकता है। और अब पाकिस्तान के ये जो बैठे हैं ये भी सुन ले, तहवुर राणा तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आईएसआई के मास्टरमाइंड तक ये हाथ जरूर पहुंचेंगे। और आप ये भी समझ लीजिए कि हेडली, राणा, ये जो फायदे हैं ना, इन्हें बाहर रखकर आप कितने घोना छुपा लेंगे। अब वक्त बदल गया है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह वाला भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जो नाम लेकर धुलवाएगा भी और एक एक को कटघरे में भी खड़ा करेगा। ठीक है राधिका जी 1 मिनट, राजा मुबीन इशारा बुला रहे हैं क्या? कैसे 71 जैसे करगिल में बुलाया था उस तरीके से चाहते हैं भारतीय सेना आ जाए? सर्जिकल एयर स्ट्राइक भूल गए क्या? घुसकर क्या हुआ था? आ जाओ, हम तैयार बैठे हुए हैं। हमने पहले भी आपको कहा था कोहाले के पुल पे आके चाय पियो, नहीं पिया आपने, हमने इंतजार करते रहे, अभी भी इंतजार करेंगे। जाके ये डायलॉग दे रहे हैं, कुछ नया लाइए। हम इंतजार है। नया किस लिए लेंगे? आप मैदान में तो आए, नया बना के आप पे ही बनाएंगे, वो आप पे बनाएंगे। शुरुआत नया डायलॉग की आप पे ही करेंगे, आप टेंशन ना लें, आप पे ही करेंगे। हम आपके ही घर में घुस के ही आपको सामने मत रखते हैं, अल्लाह के धर्म। हमें मत बताएं आईएसआई के नाम से आज यूट्यूब भरी हुई है आपके अपने ऑफिसर्स की, आईएसआई के नाम से उनकी हिस्ट्री उनसे सुन लें, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अगर किसी से डरते हैं सिर्फ आईएसआई से ही डरते हैं। अपनी फोर्सेस वालों की ना पहले हिस्ट्री सुन लो, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं हम डरते हैं तो आईएसआई से ही डरते हैं। तो आप क्या बात कर रही हो? फीस देनी चाहिए यूट्यूब पे देखो आप जाके पहले। अच्छा, आप तो इंडियंस लोगों को क्या कह रहे हैं पहले, इनको तो खुद नहीं पता आईएसआई की फुल फॉर्म क्या है। ये तो मैडम अभी तो सोचती नहीं है, वो कहाँ से, जहां से तुम सोचती हो वहां से उनसे बड़ी ऊपर सोच है उनकी। हमारा छोटा मोटा काम नहीं, राणा वाला को उठाएंगे। 1 मिनट, नहीं राजा मुबीन रुक जाइए आप, राजा मुबीन रुक जाइए। आरजू काजमी, ये राजा मुबीन बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ये हालत है क्यों। पाकिस्तान कितनी बार बेनकाब हुआ है दुनिया के सामने, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, और ये बदतमीजी देखिए और ये बेशर्मी देखिए कि यहां पर कह रहे हैं आ जाओ। 71 का जख्म भूल गए, करगिल का जख्म भूल गए, सारी लड़ाइयां भूल गए, सर्जिकल एयर स्ट्राइक का जख्म भूल गए। पाकिस्तान में लोगों को आटा मिल नहीं रहा है, कह रहे हैं आ जाओ भारतीय सेना। गनीमत बनाइए राजा मुबीन कि हिंदुस्तान में, वरना घुस जाते आप, बैठकर बोल नहीं पाते। आरजू काजमी रुक जाइए, अरे रुकिए राजा मुबीन रुकिए। आरजू काजमी, देखिए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, और जो सिक्योरिटी को लेकर और इस तरह की जो एलिगेशन लगती हैं जो कि काफी हद तक सही है, ये कह देना कि जी वो एक तरह से ये पल्ला तो झाड़ सकते हैं ये कहकर के वो 20 साल से पाकिस्तान में नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उसको भी रिन्यू नहीं करवा रहा, और ये सब कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है, और जाहिर अब आप लोगों ने जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बात करके और उसको ले आए हैं भारत में, लेकिन क्या उसके बाद कोई फर्क पड़ेगा? इससे पहले भी तो जो दूसरा था, क्या नाम था उसका, वो जिसको आपने मारा था, मैं उसका नाम अभी भूल रही हूँ, वो जो हाथ पे ऑरेंज रंग का वो धागा पहन के घूम रहा था, तो हाँ एग्जैक्टली, तो कसाब को, जी हाँ, कसाब को भी आप लोगों ने अरेस्ट किया था, कसाब को भी आप लोगों ने जो है सजा दी थी। क्या उससे कोई फर्क पड़ा, कुछ हुआ, कोई हालात ठीक हुए? नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान इन चीजों को जो एडमिट नहीं कर रहा था, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। और प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है, जहां हम एक्सेप्ट नहीं करते, गलती को नहीं मानते, वही हम ठीक भी नहीं कर पाते। आज पाकिस्तान खुद सिक्योरिटी को लेकर और काफी परेशान है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से BLA के अटैक चल रहे हैं, TTP के अटैक चल रहे हैं, लेकिन हमें उस तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी का काम है जिनका, वो छोड़कर बाकी हर काम कर रहे हैं। चाहे वो बैठकर हमारे YouTube चैनल्स को देखना हो, चाहे बैठकर सोशल मीडिया कंट्रोल करना हो, चाहे ये देखना हो कौन क्या बात कर रहा है, तो सिक्योरिटी कौन देखेगा? इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। और बहुत अच्छा हुआ कि ये तहव्वुर हुसैन राणा को भारत के हवाले किया गया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या भारत समझता है इसके बाद ये तमाम चीजें रुक जाएंगी? मुझे ऐसा नहीं रुकेंगी तो मारते रहेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं रुकेंगी तो मारते रहेंगे, लाते रहेंगे पकड़ के हिंदुस्तान की धरती पर।
देखते हैं कितना दम है किसमें होगा, लेकिन आप लोगों को भी देखना होगा कि आपका सिक्योरिटी फेलियर था कि इतने सारे लोग हथियार लेकर और खाने तो आप कोई आए ना, क्या लेकर अंदर गए, आप कोई आए। सिक्योरिटी फेलियर आरजू काज़मी, मैं कह तो रहा हूं कि अब कोई आकर दिखाए, अब कोई आकर दिखाए मारिया। और जो बातें कही हैं आरजू काज़मी ने कि देखना नहीं है आईएसआई को क्या करना है, पता ही नहीं है। सेना को देश की सुरक्षा छोड़कर बिजनेस तक की बातें समझ में आ जाती हैं। साबुन भी बना लेना है, तेल भी बना लेना है, लेकिन मुल्क के लोगों को रोटी मिल जाए ये नहीं देखना है। तो यही हाल होगा पाकिस्तान का। कसाब पकड़ा गया था, कसाब की पुष्टि हुई। अब देखिए तहव्वुर राणा, पाकिस्तान में तो खबर है कि ट्रेंड कर रहा है कि अगला नंबर हाफिज का है, वो डरकर कहीं छिपा बैठा हुआ है। आ जाओ, बड़ा अफसोस है जी। ऐसा है कि वैसे तो बहुत सारे पास्ट में भी हमने बहुत सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स देखे और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का बहुत शिकार रहा बहुत सालों तक, मगर कभी पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी का शिकार रहा हमने अपनी गलती मानी, सिक्योरिटी फेलियर था, ये जैसे भी पाकिस्तान विक्टिम रहा, हमने उस वक्त भी कभी ऐसा नहीं किया कि किसी इमेजिनरी कैरेक्टर को पकड़ के कहा कि इसका डीएनए हिंदुस्तानी है या हमें पासपोर्ट मिल गया या हमें इसका आईडी कार्ड मिल गया। तो बात यही है कि अभी मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि जो ये खेल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में खेलते थे उन्होंने ही अभी कुछ फैसले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए नए शुरू किए, बजाय ये कि हम यहाँ पर बहस करें बैठकर। और मुझे लगता है कि हमेशा से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अपने ताल्लुकात पर बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। पास्ट इज पास्ट, जस्ट फोकस ऑन फ्यूचर। ऐसे थोड़ी नहीं होता है यू नो, फ्यूचर इज मैडम, ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि पास्ट इज पास्ट। क्यों पास्ट है? पूरी दुनिया जो है नहीं, पास्ट है, ये क्या होता है? ये दो मुल्कों के बीच की दास्तान है। कुछ आतंकिस्तान का आपका पुराना इतिहास है, छोड़ कैसे दे उसे? ऐसे होता है क्या के सिन्हा साहब? देखिए नहीं ऐसे होता है क्या के सिन्हा साहब? ये पास्ट है। राकेश सुने, जो है वो इनफ है इस चीज। मैम सुनिए, प्लीज सुनिए। आप ये कहते हैं कि देखिए पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज से कुछ दिन पहले सुने मैम, प्लीज सुनिए ना, सुनिए ना। बाजवा साहब ने भी यही बात की थी, आपके थे ना, आपके जो चीफ थे वो बाजवा साहब, ऐसे ही कुछ बात की। हमने सीज फायर किया, उनको दिया, उन्होंने कहा कि पुरानी सारी बात कि हमारे से गलती हो गई 1947 में, हमारे से गलती 65, 71 बहुत बड़ा गलती हुआ, हमारा कारगिल का। ये बाजवा साहब आपके एयर चीफ कहते हैं, वो अभी है नहीं पाकिस्तान के अंदर, वो भी भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, जिस तरह से ये भागा था आपका कैप्टन तहव्वुर राणा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आरजू कह रही थी राकेश साहब कि क्या फर्क पड़ता है, इसको ले आइए, वो चीजें वहीं रहेंगी। देखिए आरजू, ये समझने की चेष्टा कीजिए क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। आपका देश कहां, आप तो कहते थे ना कि हम तो भारत से भी आगे हैं सब चीजों में, इकोनॉमिकली आप कहां चली गई? सोचिए क्या हो गया। एफएटीएफ के पास कटोरे लेके भीख मांगते हैं, टुकड़े हो गए, क्या हुआ, फर्क क्या क्या पड़ा? मैं गिनाता हूं आपको। आज के अंदर में आपके पूरे टुकड़े होने, बाल्कनाइजेशन कहते हैं पाकिस्तान, उसके वर्ष पे आ चुके हैं। आपने कहा बीएलए टीटीपी आ गए, ये फर्क पड़ा मेरे भाई आरजू मैम, फर्क ये पड़ा। आरजू नहीं, ये मारिया बोल रही है के सिन्हा साहब। लीजिए फर्क, मैं आपको आपकी बातों को, हाँ मारिया ये कह रही कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए, और नहीं, हमने तो भूल गए भाई। हमारे नरेंद्र मोदी तो पहुंच गए थे, बिना बुलाए वो चले गए गले लगाने। मौका हम देते हैं, और हमने कहा कि मौका हम आपको बार बार देते हैं, मगर ये कुत्ते की दुम जब टेढ़ी होती है, उसको आप कितना भी सीधा करने जाएं वो नहीं होगी। अभी हम एक्सपोज कर रहे हैं क्या होगा। कैप्टन ये राणा साहब का 9 साल आपका ये फौजी है ना, इसको आईएसआई ने भेजा था, और आप कह रहे हैं कैनेडियन सिटीजनशिप ले लिया। भाई साहब मैम, ये आपके कैडेट कॉलेज का प्रोडक्ट है, जिसको आप कहते हैं ना अब्दुल हसन अब्दुल, और डेविड कॉनली हैडली भी उसी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत मेजर इकबाल जिसको हम खोज रहे हैं, वो भी पकड़ के आएगा, वो जाएगा नहीं दूर, क्योंकि ये सब फॉरेन कंट्रीज में बैठे। नहीं, मैं एक चीज जरा जानकारी चाहता हूं, राधिका जी आऊंगा। किरण भट्ट जी, पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया, तो क्या आपने नागरिकता खारिज कर दी है अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो?
ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की आज की स्टेटमेंट है। हर जुमेरात को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग रखता है, जिसमें आज ये सवाल किया गया था कि ये तहवर साहब जो है वो लैंड कर रहे हैं आज दिल्ली में, तो उस पे पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का क्या स्टैंड है, जिसमें स्पोक्स पर्सन एम्बेसडर शफकत अली खान साहब ने ये बताया कि उन्होंने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पिछले 20 सालों से रिन्यूअल नहीं करवाए हुए। सो राइट नाउ ही इज नॉट अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड ही नहीं खारिज कर दिया है क्या? ऑफिशियली खारिज कर दिया है, रिन्यू नहीं कराना, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेरी जानकारी है उन लोगों को दोहरी नागरिकता है जो कनाडा में जाकर बस गए हैं। तो रिन्यू कराया नहीं है या खारिज कर दिया है? नहीं, उन्होंने रिन्यू करवाया नहीं है, मतलब खारिज नहीं किया ना। रिन्यू के लिए एप्लीकेशन जी उन्होंने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की है। सो इट मींस कि जब अगर वो यहाँ आना चाहेंगे तो एज अ सिटीजन फिर वापस नहीं आ सकते। They have to get their documents clear from the High Commission. नागरिकता कभी भी रिन्यू नहीं होती मैम, और इसके लिए 20 साल का समय हो या 50 साल का। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री में झूठ बोल रही है, ये जो चीजें सब गिनवाती है ना, अब वहां बोलकर निकल गए कि उसने रिन्यू नहीं करवाया। जी आपके कहने से पाकिस्तान में तो रूल है कि नहीं रिन्यू होता है कोई भी। आप ये बताइए, आप पाकिस्तान आ जाए फिर और हम आपको ड्यूल नेशनैलिटी देंगे, आप इंडियन भी रहे, आप पाकिस्तानी रहे, मोर देन वेलकम टू कम। उनका इंतकाल हो गया, नेशनैलिटी ले। मतलब गजब मजाक चल रहा है। आज इस शो में 2 मजाक हो गए राधिका खेड़ा जी, आज इस शो में 2 मजाक हो गए। पहला नहीं के सिन्हा साहब 2 मजाक हो गए आज इस शो में। पहला मजाक किया राजा मुबीन ने, और देखिए आरजू भी हंस रही हैं। पहला मजाक ये हुआ कि आ जाओ आ जाओ, अरे भारतीय सेना को बुला रहे हो, पाकिस्तान के लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे कि कहां से बुला लिया किसको। दूसरा मजाक कर रही है किरण जी कि पाकिस्तान की नागरिकता देंगे। अरे लेना कौन चाहता है राधिका खेड़ा पाकिस्तान की नागरिकता, जहां आटा रोटी मिल नहीं रही है, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट, पूरी दुनिया में आतंकिस्तान के तौर पर बदनामी। इमरान खान तक कबूल कर चुके हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेंड किया। ओसामा बिन लादेन जहां मिला, कसाब के घर तक पाकिस्तान का न्यूज चैनल पहुंच गया, और 2 मजाक यहां पर राधिका खेड़ा चल रहा है। राकेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का नकाब मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने बार बार उतारा है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक से, कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक से, और अब तहव्वुर राणा जैसे आतंक के प्यादे को अमेरिका से घसीट कर भारत लाके। भारत ने दुनिया को लगातार दिखाया है कि आतंकवाद का सप्लायर कौन है और कूटनीति के दम पर कैसे दुश्मन को घुटने पे लाया जाता है, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं। आज पाकिस्तान इतना बेनकाब हो चुका है कि यूएन से लेकर एफएटीएफ तक हर मंच पर उसे आतंक का प्रयोजक देश माना जा रहा है। एफएटीए की, जैसे आपने कहा, ग्रे लिस्ट में घसीटा गया है, फंडिंग पर रोक लगाई गई है, और दुनिया की एक ताकतवर सरकार ने भारत का साथ दिया है। और ये किसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का कमाल नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी की बिना हेलमेट, ये मोदी जी की ही डिप्लोमेसी का सीधा दुश्मन पर सर पर वार करने का। इरशाद भाई रुक जाइए, आ रहा हूं इसके बाद। एक और बात मैं इनको क्लियर कर दूं, अगर आपने सुना होगा, हाल ही में लगातार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात लगातार बोल रहे हैं, जिससे इन लोगों की तकलीफ और बढ़ रही है कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा, और उसे भारत को वापस लेने का संकल्प हम ले चुके हैं। मतलब साफ है, अब केवल आतंकवाद ही नहीं, इनकी कब्जाए हुए इलाके भी एक एक करके आजाद होंगे और वापस भारत में आएंगे। पहले अनुच्छेद 370 हमने हटाया, और अब पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और याद रखें ये पाकिस्तान के लोग कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और ये नया भारत है जो गोली का जवाब घर में घुस नहीं और राधिका खेड़ा जी, की जगह ने ये एक बड़ी बात आप कह रही हैं, और आप भी सुनिएगा। इरशाद भाई, मुस्कुराहट आपकी गायब हो गई, मुझे पता चला, और किरण जी भी सीरियस हो गई और मारिया भी सीरियस हो गई हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान में रूलिंग पार्टी बीजेपी की प्रवक्ता का ये बयान है, और बयान है कि पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो जो आप लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है ना, तो अवैध कब्जा खत्म हो रहा है। 370 हटा राधिका जी, ये क्या पीओके की उल्टी, रुक जाइए, आ रहा हूं, होल्ड करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी सी आपकी बेताबी और बढ़ जाने दीजिए, फिर आ रहा हूं। राधिका खेड़ा जी, ये मान लिया जाए पीओके मोदी सरकार के एजेंडे में, और कब तक उसे आप लोग वापस देंगे, कोई टाइमलाइन चाहिए क्या, जरा बताइए। हमेशा कहा था 370 हटाएंगे, हमने कहा था कश्मीर में आतंकवाद खत्म करेंगे,
पर वो हमने किया। आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराता है। कोई भी देखे किस तरीके से बिना एक भी घटना के वहां पे इलेक्शन हुए हैं। देखिए किस तरीके से आप रात के 8 बजे 9 बजे वहां पे आराम से आइसक्रीम खा सकते हैं, घर घर जाके आप इलेक्शन कर सकते हैं। और हमने देखा किस तरीके से शांति और अमन हो चुकी है कि राहुल गांधी भी जाके वहां पे स्कीइंग हॉलीडे कर रहे हैं। और मैं ये बात हमारे गृह मंत्री जी की दोबारा दोहरा रही हूँ, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो वापस आएगा। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं कर पाई, चाहे आतंकवाद रोकना हो, ये कमी रही बिल्कुल। जो 9/11 हुआ, यहाँ पे बैठे जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हमारी सिक्योरिटी में कमी, हाँ वो सरकार की कमी रही, लेकिन ये दोबारा नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, ये भारत घर में घुस के हर आतंकवाद और हर, ये देखिए 1 मिनट आप थोड़ा हंसिए इरशाद भाई, थोड़ा हंसिए ना। पाकिस्तान के लोग देखें हंसता हुआ आपका चेहरा कि भाई पीओके छीनने की बात हो रही है और उनकी। सुने एक लम्हा मुझे दीजिए, 30 सेकंड। अरे आप 4 लम्हे लीजिए। इन्होंने 6 मिनट बोली है, झूठा सच्चा बोली है, मुझे 1 मिनट सच बोलने दीजिए। पहले तो यह है कि एक नारा आपके वजीर आजम ने वाकई लगाया, गर्ल्स में घुस के मारेंगे। मैंने फिर देखा कि सिखों को मारना शुरू किया, हिंदुओं को मारना शुरू किया हिंदुस्तान में, और कश्मीरियों को मारना शुरू किया। मकबूजा कश्मीर में बहुत मारा आपने उनको, घर में घुस के अपने मुल्क के लोगों को मारा। इतनी ही कर सकते हैं आपकी सरकार बीजेपी। दूसरी बात यह है, ये जो अंधे वाला ख्वाब आप देखते हैं ना आजाद कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर में नारा लगता है हमेशा के कश्मीर बने पाकिस्तान, कभी आजाद कश्मीर में नारा नहीं लगा। आप झूठ ना बोलिएगा, उंगली खड़ी करें, ये उंगली किसी को दें, फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि कभी नारा नहीं लगा, ये क्या पाकिस्तान आजाद कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में नारा लगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मानती है इस बात को कि नहीं मानती है? घर में घुस के मारेंगे, ये भी नारा लगा। सिखों को मारना शुरू किया हिंदुस्तान में रहने वालों को, मुस्लिम को मारना शुरू किया हिंदुस्तान में रहने वालों को। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हंस क्यों नहीं पा रहे? राकेश जी इस आदमी का जवाब नहीं हंस क्यों नहीं पा रहे ये सब कहते हुए? हंसी गायब हो गई। हिंदुस्तान का कमिटमेंट देकर कि पीओके ले लिया जाएगा तो हंसी गायब हो गई क्या आपकी? आप हंस नहीं पा रहे हैं, गायब। अंधा देख सकता है, अंधा नहीं आपके हिसाब से होगा। खैर राधिका रिप्लाई करना चाहती है, मैं नहीं आ रहा हूँ। राधिका खेड़ा बोलिए। राकेश जी देखिए ना, पीओके की बात करी तो इन्होंने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया बौखलाहट में कि हम अपने लोगों को मार रहे हैं। आपकी एक बार खोले, आप अपने ही घर में अपने हिंदुओं को छोड़िए, माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस को छोड़िए। हमने ये भी देखा जो आपके यहाँ पे क्रिकेटर माइनॉरिटी से आते थे ना, हिंदू और क्रिश्चियन, उनका आप लोग क्या हाल करते थे। तो आप रहने दीजिए, जो वर्ल्ड फेमस है उन्हीं को आपने नहीं बख्शा। और अब बताओ क्या मुसलमानों का ही क्या हाल करते हैं अपने पाकिस्तान में, कि कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, पहली फुर्सत से सब पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते। खैर वो आपका देश है, आप उसको जलाए काटे पीटे वो आप जाने। लेकिन मैं फिर आपको बोलूं, आप हमारे नेशनल चैनल पे बैठ के अगर सोच रहे हैं कि हमारी सरकार के बारे में झूठ बोल देंगे, तो इसका जवाब भी हमारी सरकार देगी। अभी तो एक राणा ही आया है, एक एक कर सारे वापस आएंगे, और अगर आप उनको छुपाएंगे तो आपके घर में घुस के उन आतंकियों को मारा जाएगा, बख्शा एक भी नहीं जाएगा। फिर जाके टीवी चैनल पे मत बोलिएगा अरे ये कौन अज्ञात लोग आके मार के चले गए इनके लोगों को, फिर रोना शुरू कर देंगे कि अज्ञात लोग आके मार के चले गए। घर में घुस के जो आतंकवाद आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको खत्म करेंगे, और पीओके हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था, उसको हम वापस लेकर रहेंगे और वो वापस आएगा। और तीसरी बात मैं आपको कह दूं, पहले तो आप अपने लोगों को वहां पे संभाल के रखिए, जो पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाह रहा। आपको क्या लग रहा है कि आप ये सब करके कुछ कर लेंगे? ना आपसे आपकी सरकार चल रही है, ना मैं फिर बोल रही हूँ, जो देश को अपने प्रधानमंत्री की गाड़ी बेचनी पड़ी क्योंकि इतने बुरे हालात हो गए, वो यहाँ बैठ के आंखें दिखाने का काम और ज्ञान देने का काम ना करे। और झूठ बोलना तो आप लोगों की पुरानी आदत है, तो आप कुछ भी बोल दें कि इसको मार दिया उसको मार दिया। ना आपके देश वाले आप लोगों की सुनते हैं, ना कोई वर्ल्ड वाले, इसीलिए आप लोगों को इतने नहीं छोड़ दीजिए। उनके मुल्क में तो इकोनॉमी सुधारने के लिए गधों को भी एक्सपोर्ट करने की बातचीत होती है, तो वो छोड़ दीजिए। वो तो इकोनॉमिक पॉलिसी पर आरजू, रुक जाइए, होल्ड करिए थोड़ा सा। हो गया इरशाद भाई, हो गया। जब से पीओके की बात आई है आरजू, तब से इरशाद भाई की हंसी गायब हो गई, वरना शुरुआत तो हंसते हुए उन्होंने की थी। अब तो नहीं रुक जाइए। आपका मुल्क ऐसा है इरशाद भाई कि आप गधों को एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी सुधारने की बात करते हैं, तो हमसे कुछ सीखना नहीं है। लेकिन आरजू बहुत गंभीर बात है, कई बार कई मौकों पर ओसामा बिन लादेन से लेकर पुलवामा हमले से लेकर फिर उसके बाद एफएटीएफ की बातचीत हो, चाहे टीटीपी कैसे हो गया, पाकिस्तान अपने गिरबान में झांकता ही नहीं है। क्या स्थिति बनाकर रखी हुई है?
इसलिए देते हैं लोग क्या वोट वहां के नेताओं को? देखिए, वोट जो देते हैं तो वो तो आपको पता ही है कि वोट से ही आता कौन है। जिस वक्त इमरान खान का मैंडेट था उस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब आ गए, और जिस वक्त नवाज शरीफ का था उस वक्त इमरान खान आ गए। तो वोट तो मेरे ख्याल है यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वोट की, और जिसे लाना होता है वो ले आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है पाकिस्तान में कई चीजें जो हैं वो चेंज होने की जरूरत है। पॉलिसीज को देखना होगा, सिक्योरिटी को भी देखना होगा, साथ जितने भी नेबर्स है। सिर्फ भारत की बात नहीं है, हमारे साथ तो अफगानिस्तान भी नाराज है हमसे, तो चाइना भी अब थोड़ा जो बिगड़ने लग गया है, ईरान के साथ भी नाराज है। डॉक्टर साहब, आप दूसरों को बात करने दें, मुझे लगता है ना घर में कोई बोलने नहीं देता, तो फिर ये टीवी पे बैठ के जितना इनका कोटा होता है वो पूरा करके जाते हैं। सिर्फ हाँ, सिर्फ टीवी पे बात करने देते हैं, घर वालों से क्या आपको बोलने दिया करें। एक मिनट, ठीक है। हाँ, आप किसी की बात के बीच में ना बोले तो फिर ही मैं मानूंगी कि आप डॉक्टर हैं, वरना मुझे लगेगा कि आपने वैसे ही डॉक्टर लगा रखा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, बहुत सीरियसली देखनी होंगी। अब सिर्फ भारत की बात नहीं है, हम खुद भी सफर कर रहे हैं, और जो चीजें हमें यहाँ पर एक आम सिटीजन के तौर पर जो मैं देख रही हूँ, यहाँ पे जाहिर इकोनॉमी का भी प्रॉब्लम है, फॉरेन पॉलिसी भी है, हर चीज को लेकर हर चीज बिगड़ चुकी है। और अब ये कहना कि नहीं जी हम तो बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं और हमें तो हम सबको देख लेंगे, हम तो गजवा हिंद कर देंगे, और ये इस किस्म की बातें अब आम पब्लिक भी नहीं मान रही। आम पब्लिक को छोड़िए ना, कश्मीर में लाल चौक पर आप देखिए तिरंगा कितनी शान से फहराता है, और किरण जी एक पत्थर गिरता नहीं है कहीं पर, तो दिन लग गए आतंकिस्तान के। देखिए, जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वहां पर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को काम करना होगा। मारिया इकबाल तराना हमारे साथ हैं और कश्मीर को मुझसे बेहतर जानती हैं, वहीं पर रहती हैं, और इन्हें पता होगा कि वहां पे कोई खास डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। चलिए मारिया बोली दीजिए, मैं तो किरण जी के पास जा रहा था। नहीं, मारिया से पूछिए, और मारिया जानती है। चलिए मारिया बोली दीजिए। यहाँ तो आरजू कह रही है कि आप पाकिस्तान वाले कश्मीर की हालत को बहुत बेहतर तरीके से जान रही हैं, बताइए तो जरा। मैं कश्मीर में रहती हूँ और मैं जद्दी पुश्ती कश्मीरी हूँ। आजाद कश्मीर में जहां तक डेवलपमेंट की बात है या इस तरह से है, मेरे ख्याल से मैं आप सबको दावत दूंगी, आप सब लोग आइए, देखिए अपनी आंखों से। तो बात सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं होती है मेरे ख्याल से, जो इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, बाकियों को भी दावत देती हूँ, आप सब बाकी सब लोग भी आइए, जरूर देखिए। मगर बात जहां तक होती है, एक बहुत बड़ा कॉज था जो दोनों कश्मीरियों के नहीं, आपकी दावत कबूल है मारिया जी। वक्त थोड़ा सा कम है, एक बात कहते हुए आप सभी को शुक्रिया कहूंगा। दावत आपकी कबूल है, लेकिन कब? जो राधिका खेड़ा ने कहा है, जिस दिन राधिका खेड़ा अपनी बात को सही साबित करेंगी, पीओके आ गया इधर, उस दिन आएंगे। दावत कबूल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।